peculiarities ऑफ इंडियन ग्रोथ। जो यूरोपियन की एजेंसीज थी जो यहाँ पे आई थी इंग्लैंड से, जिन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंडिया में डोमिनेट किया था, उनको सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। कुछ चीज़ों में जो उनको समझ में आई थी तो उनको फ़ायदा लगता था वो। तो टी कॉफ़ी प्लांटेशन, लैंड उन्होंने सस्ता ले लिया यहाँ के गवर्नमेंट से, और उन्होंने माइनिंग, इंडिगो प्लांटेशन जो डाई के काम आता है, और जूट में, क्योंकि जूट यहाँ होता है जिसके लिए जगह चाहिए, उनके देश में जगह कम है, तो यहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब मेन काम था कि ये एक्सपोर्ट करके उसको इंग्लैंड में बेचना, नॉट फॉर सेल इन इंडिया। अब जब इंडिया के कुछ बिजनेसमैन, जैसे बताया था ना, जमशेदजी टाटा, हसमुख लाल जी, बिरला जी के पिताजी और दादाजी, वो सब लोगों ने जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाना शुरू किया तो उन्होंने ना ये सोचा कि मैनचेस्टर गुड्स का जो ये है चक्कर, उससे अवॉइड कंपटीशन। अब उन्होंने क्या करें, तो उन्होंने कहा कि कॉटन तो ये लेके जा रहे हैं हमारा, लेकिन यान, अब यान क्या होता है, मोटे मोटे जो कॉटन के धागे होते हैं क्योंकि उनको फाइन क्वालिटी कॉटन लेके जाना है, वहाँ पे कपड़ा बनाना है। जो मोटे मोटे यान है, यान ब्रिटिशर्स इंपोर्ट नहीं करते थे। ओके, तो वो सोचे कि चलो, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि यान का प्रोडक्शन शुरू किया और इसको बेचना शुरू किया चाइना को, कि चाइना में ये इनका बिजनेस होगा। तो उन्होंने इससे शुरू किया। अब 12th सेंचुरी की शुरुआत में, मतलब 1910-1920 के आसपास, स्वदेशी मूवमेंट ने भी जोर पकड़ लिया था। और एक और बात था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस समय भी एक प्रॉब्लम हो गई थी जिससे कि यहाँ पे मैनचेस्टर का जो बिज़नेस है वो कम हो गया और इंडियन व्यापारियों का बढ़ गया। कैसे? पहले तो स्वदेशी वाला कि इंडस्ट्रियल ग्रुप ने क्या किया कि उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि भाई तो टैरिफ प्रोटेक्शन दो, हमको कम करो, कुछ लाइसेंस दो क्योंकि हम स्वदेशी हैं। और 1906 से इंडिया का जो यान चाइना में इंपोर्ट कर रहे थे लोग, एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो भी कम हो गया क्योंकि वहाँ चाइनीज़ और जापानीज़ लोगों ने खुद का ही चालू कर दिया बिजनेस, खुद का यान लोकली प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो अब इनको यहाँ पे फिर से क्लॉथ प्रोडक्शन चालू करना पड़ा। अब क्लॉथ प्रोडक्शन यहाँ पे कैसे शुरू हो गया फिर से, कि अब इन्होंने इतना बढ़ गया कि 1900 में जो यान सप्लाई कर रहे थे चाइना को, और जो कॉटन इंडस्ट्री थी, तो कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत कम, तो वो 1912 तक डबल हो गई। और एक चीज़, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मैनचेस्टर की कंपनीज हैं, वो लोगों ने फिर प्रोडक्शन बंद कर दिया, उनको सिर्फ अपने आर्मी के लिए प्रोडक्शन बंद। ब्रिटिश मिल्स जो है वो अपने ब्रिटिश आर्मी के प्रोडक्शन नीड्स में बिजी हो गई, और उन मैनचेस्टर का जो इंपोर्ट था इंडिया में वो कम हो गया क्योंकि अब वो बिजी हैं खुद में, यहाँ पे कुछ बेच नहीं पा रहे वो। अब इंडियंस मिल्स को एक अच्छा मार्केट मिल गया, एक चांस मिल गया। दे गॉट ए ह्यूज मार्केट टू सप्लाई, क्योंकि सप्लाई बढ़ रहा था, डिमांड बढ़ी थी, कपड़ा चाहिए था लोगों को। जैसे जैसे वॉर बढ़ी, इंडियन फैक्ट्रीज को कहा गया कि आप सप्लाई करिए। जूट बैग्स चाहिए ब्रिटिशर्स को, वो भी इंडियन कंपनीज को कहा गया कि भाई हमको वॉर के लिए चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने भी खरीदा, इंडियंस ने भी खरीदा। जूट बैग, कॉटन, आर्मी यूनिफॉर्म, टेंट, लेदर बूट्स लगता है ना, सब चीज़। हॉर्स के लिए जो बूट लगता है, उनका सैडल्स होता है जो, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो नई नई फैक्ट्रियाँ बनने लगी। अच्छा, जो पुरानी फैक्ट्री स्मॉल स्केल थी वो बड़ी हो गई, नए नए वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया, प्रोडक्शन बढ़ाया गया क्योंकि सेल हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लोकल जो जो यहाँ के कॉटन और क्लॉथ वाले थे, सबको बढ़ावा मिला। अब इतना हुआ कि वॉर ख़त्म होने के बाद मैनचेस्टर वाला फिर इंडिया में स्थापित नहीं हो पाया, इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, क्योंकि अब मार्केट यहाँ लोकली लोगों ने
फिर से अपना बना लिया था। अब उसका पोजीशन इंडिया मार्केट में ओल्ड पोजीशन नहीं ले पाया। ओके, अब और एक प्रॉब्लम हो गई थी मैन्चेस्टर की कि जर्मनी जापान में भी यही होने लग गया था कि सब लोग खुद का लोकल वर्क प्रोड्यूस करने लग गए थे। कॉटन प्रोडक्शन कम हो गया था, एक्सपोर्ट भी कम हो गया था। तो अब लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट का पोजीशन स्ट्रांग हो गया। अब लेकिन लोकल इंडस्ट्री में बता दें आपको कि नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री घर घर में चल रहा है, एकदम स्मॉल स्केल, जैसे यहाँ पे धारावी में चलते हैं, हज़ारों फैक्ट्रीज में चीज़ें बनती है, लेकिन वहाँ पे वो फैक्ट्री एक छोटे से रूम में चल रही है, बड़े बड़े मिल्स नहीं होते हैं। वैसा ही हाल वहाँ पे था कि 67% जो ये प्रोडक्शन था, जो सिर्फ 5% इंडस्ट्रियल लेबर 1911 में काम कर रहे थे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और 1931 तक सिर्फ 10%, बाकी सब अनऑर्गेनाइज में, स्मॉल 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 एरियाज में, स्मॉल वर्कशॉप्स, हाउस होल्ड यूनिट्स और हैंडीक्राफ्ट्स जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल होता था वो बहुत बड़ा, क्योंकि उनको कोई कंपटीशन था नहीं। अच्छा, स्पिनिंग इंडस्ट्री बंद हो गई क्योंकि मशीन में थ्रेड आ गया, लेकिन जो वीवर्स थे, वीवर्स वो सर्वाइव कर गए। अब वो कैसे सर्वाइव कर गए? दो चीज़, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया, पहली चीज़। ओके, अब वीवर्स ने वो फ्लैश शटल जो होता है, जो देखा होगा मशीन में खड़े होके, वो एक होता है बैठ के जो गांधी जी चरखा चलाते हैं, वो ओल्ड सिस्टम है। नया आता है, हाथ से खींचते रहते हैं आप, और वो फ्लैश शटल, वो नई नई मशीन आ गई, तो वो यहाँ के लोगों ने अडेप्ट कर लिया, लोकल वीवर्स ने, तो उससे उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। ओके, तो यहाँ तक कि स्मॉल छोटे छोटे शहरों में, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल में ये 70 to 80% बिजनेस बढ़ गया इनका। और दूसरा रीज़न था कि उनकी क्वालिटी, और थर्ड था कि सम क्लोथ, जैसे कि अब मिल्क में हाई लेवल चीज़ तो बन जाएगी, हाई प्रोडक्शन हो जाएगा, बट अगर साड़ी की बात करें तो जो दो तरह के कपड़े बनते थे, एक मोटे मोटे कपड़े नॉट गुड क्वालिटी, और एक फाइनर क्वालिटी, कोर्स क्लोथ एंड फाइनर क्लोथ्स। कोर्स क्लोथ पहनते थे गरीब लोग, और फाइन क्लोथ पहनते थे अमीर लोग। अब जब सूखा पड़ेगा तो गरीब लोग कपड़ा खरीदना बंद कर देंगे, लेकिन जो फाइनल क्वालिटी है, वो सूखा पड़े या कुछ भी हो, अमीर लोग तो खरीदेंगे खरीदेंगे, राइट। इसीलिए बनारसी साड़ी या बलूचरी साड़ी, ये जो स्पेशल होती हैं, जो हैंड वूवन होती हैं, या फिर जो बॉर्डर में एम्ब्रॉयडरी की होती है, एम्ब्रॉयडरी वाले, तो साड़ीज़ विद वुमेन बॉर्डर्स, और हैंडकरचीफ्स ऑफ मद्रास, लुंगीज ऑफ मद्रास, ये हाथ से बनते थे, इनको कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया। ये अपना अपने हिसाब से चलता रहा, इनकी डिमांड कम नहीं हुई। ये दो तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ग्रोथ मिला। अच्छा, उन्होंने प्रॉस्पर नहीं किया वीवर्स ने, वो मेहनत करते रहे, लेकिन वो भूखे भी नहीं मरे। दे हैड टू लिव हैप्पीली, बट वो बिजी थे, पूरा फैमिली उनके दिन लेबर में लग जाएगा, आपको घंटों काम करना है, बट आपको चैन नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे पहले हाल था कि वो बेकार गरीबी में जी रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो सब नहीं करना पड़ता था, उनकी ज़िंदगी चलती रही, और सर्वाइवल खुद होता रहा उनका। ओके, तो उनका लाइफ और लेबर दोनों इंडस्ट्रियलाइजेशन के पार्ट में सरवाइव हो गया, और उनका पार्ट बन गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। गंदा बनाया तुमने, एक दो तीन 3 पेज भी नहीं बोल पा रहे हो तुम।